नमस्कार, आपका स्वागत है तेजूज़ स्टोरी बुक कॉर्नर में। आज हम आंखों बाको कहानी संग्रह की एक दूसरी कहानी पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी का नाम है शुगर डैडी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी मरने से पहले एक आखिरी चिट्ठी क्यों लिखता है? इसका जवाब मुझे नहीं मालूम। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ मुझे नहीं मालूम। अपनी 52 साल की ज़िंदगी में मैंने कुछ चीज़ें कभी सोची ही नहीं। सुसाइड और पैसा उनमें से एक था। मैं एक बड़ी मीडिया कंपनी में सीईओ हूँ। इतना पैसा कमा चुका हूँ कि आज रिटायर हो सकता हूँ। बीवी और बच्चे अब मेरे साथ नहीं रहते। मुझे उनकी याद कभी कभी आती है। हर 15 दिन में मैं अपनी बेटी के साथ लंच पर जाता हूँ, फिल्म देखता हूँ, लेकिन कोई खुशी नहीं होती। ऑफिस में मैं सबका बॉस हूँ, इसलिए मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं हैं। जो मुझसे मिलते हैं वो सब या तो मुझे इम्प्रेस करना चाहते हैं या फिर मुझे मक्खन लगाना चाहते हैं। मैंने भी कभी ये किया था, पर मुझे अब ऐसे दोनों तरीक़ों के लोगों से नफ़रत है। बिज़नेस अच्छा चल रहा है। मेरे टॉप बॉसेस मुझे साउथ एशिया का पूरा असाइनमेंट देना चाहते हैं, लेकिन अब मन भर गया है। मन भरने की 3 वजहें हैं। 3 लड़कियाँ जिनको मैंने डेट किया। तीनों लड़कियों की उम्र मुझसे बहुत कम थी। आज की भाषा में ऐसे रिश्ते को शुगर डैडी कहा जाता है। मुझे ये तब तक पता नहीं था जब तक मैं खुद एक शुगर डैडी नहीं बन गया। पहली लड़की हमारे ऑफिस में इंटर्न थी। उससे मेरी मुलाकात उसके ऑफिस के आखिरी दिन हुई। आजकल के बड़े मैनेजमेंट कॉलेज वालों के तमाम तरह के चोचले होते हैं। 3 लोगों को मेरे साथ एक हफ़्ता असिस्ट करने का प्रोजेक्ट दिया गया था। हफ्ते भर के लिए मेरी हर मीटिंग में उन्हें बैठना था और एक हफ्ते बाद उन्हें एक प्रेजेंटेशन देनी थी। बाकी दोनों लड़कों के तो मुझे नाम भी याद नहीं, क्योंकि वो मुझे इम्प्रेस करने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। इस लड़की ने एक बार भी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। कनिष्का की प्रेजेंटेशन बहुत सधी हुई थी। मैंने प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद ही अपनी कंपनी के एचआर को जॉब ऑफ़र करने के लिए बोल दिया। मुझे बाद में बताया गया कि उसने हमारी कंपनी के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया। जब वो अपना सर्टिफिकेट लेने आई तो उसने मुझसे मिलने के लिए समय लिया। मैं एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के बीच में जा ही रहा था कि मेरी सेक्रेटरी ने उससे 2 मिनट के लिए मिलने के लिए कहा। जो मीटिंग मेरे स्केड्यूल में नहीं होती है, ऐसे मीटिंग्स को मैं अक्सर मना कर देता हूँ। लेकिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने कनिष्का को समय दे दिया। बैठने के साथ ही बोली, आई एम सॉरी। फॉर वॉट? मैंने जॉब ऑफ़र के लिए मना कर दिया। इट्स ओके। मुझे लगा कि शायद उसे कुछ और कहना है, लेकिन उसने कोई ऐसी बात नहीं की। उसने चलने से पहले अचानक पूछा कि क्या वो मेरे टच में रह सकती है। मैंने उससे अपना नंबर दे दिया और ये भी बता दिया कि मुझे फालतू के फॉरवर्ड मैसेजेस से नफ़रत है। ये सुन वो हंसकर बोली, मुझे भी। इस बात के 2 महीने बाद तक उसका कोई मैसेज या कॉल नहीं आया। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो रो रही थी। रोने की वजह क्या थी ये उसने नहीं बताई। हालांकि जैसा मैं हूँ मैं फ़ोन काट देता। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या सोचकर मैंने उसे घर बुला लिया। घर आने के बाद वो बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। मैंने कॉफ़ी बनाकर जैसे ही उसके सामने रखी तो वो बोली, बहुत भूख लगी है। मैंने फ्रिज में चेक करके उसको कुछ खाने को दिया। जल्दी से खाने के बाद वो कुछ नॉर्मल हुई और बोली, आई एम सॉरी आपको परेशान किया। ये सुनकर मैं चाहता तो बोल सकता था कि हाँ बहुत परेशान किया, आगे से कभी ऐसे कॉल मत करना। लेकिन पता नहीं क्यों मैं कुछ बोल नहीं पाया। वो मेरी गोद में सिर रख कर लेट गई। मेरे हाथ उसका सिर सहलाने लगे। रात भर हम ऐसे ही पड़े रहे। हमारी कोई बात नहीं हुई। मेरे हाथ नहीं भटके। सुबह उठकर मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई तो वो उठ चुकी थी। अब जाकर मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। मेरे कमरे में लाइब्रेरी, अवार्ड और शराब की बोतल, तीनों की अलमारी को वो अपने मन से अलट पलट कर देखती रही। कॉफ़ी का सिप लेते हुए उसने पूछा, आप कभी बोर नहीं होते? ये वो सवाल था जो कभी किसी ने मुझसे नहीं किया था, जबकि मुझे पता था कि मैं हर चीज़ से बोर हो चुका हूँ। मैंने उसको टालने के लिए कहा, हाँ होता हूँ। जब कोई ऐसे सवाल करता है तो बहुत बोर होता हूँ। जवाब सुनकर वो बहुत ज़ोर से हंसी। कल रात यहाँ आने की कोई ख़ास वजह? आप मुझे जानते नहीं हैं ना, इसीलिए। उसने बड़े ही आराम से कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेते हुए कहा, मैं ऑफ़िस जल्दी पहुँचता था, इसलिए मैं तैयार होने के लिए चला गया।
जब तक मैं तैयार होकर कमरे से निकलता वो जा चुकी थी। उसने टेबल पर एक छोटा सा नोट छोड़ा था, थैंक्स फॉर नॉट आस्किंग एनी क्वेश्चन। उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी थी। मुझे दिन में कई बार उसका ख्याल आया। शाम को जब मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने मैसेज टाइप करके डिलीट कर दिया। कई दिन गुजर गए, मैं उसके बारे में लगभग भूल ही चुका था कि फिर एक दिन वो सीधे मेरे दरवाजे के बाहर थी। उसकी हालत से लग रहा था जैसे कई रात से शायद वो सोई नहीं थी। उसको दरवाजे पर देख के मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसकी हालत देखकर मैं कुछ बोला नहीं। वो घर में घुसते ही मुझे गले लगाकर बहुत देर तक रोती रही। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। मैंने तब तक खाना नहीं खाया था। उसके खूब रो लेने के बाद उसने जी भर के खाना खाया। खाने के बाद वो खुद ही अपने बारे में बताने लगी कि उसके अब तक कितने अफेयर रह चुके हैं, क्यों वो लंबे समय तक किसी की दोस्त नहीं रह पाती आदि। मैं कुछ देर तक तो उसे सुनता रहा, फिर उसको बीच में रोककर मैंने कहा, मुझे नहीं जानना ये सब। फिर वो पूरी रात कुछ नहीं बोली। वो अक्सर आने लगी। मैं उसे कभी मना नहीं करता। वो मेरे घर में एक अजनबी की तरह आती, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन रुकती और चली जाती। उसके कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। एक दो बार मैं उसके साथ क्लब भी गया। उसने न जाने कब मेरी ज़िंदगी में जगह बना ली। वो अगर 10 दिन तक नहीं आती तो मैं उसे आने के लिए पूछता। वो कभी मेरा फ़ोन नहीं उठाती थी। जब वो मेरे पास होती तो भी उतनी देर के लिए किसी का फ़ोन नहीं उठाती। वो जहाँ भी रहती पूरी रहती। वो बहुत अच्छा गाना गाती थी। जब वो गाती मैं उसकी गोद में सिर रख कर लेट जाता। वो जब होती तो मुझे नींद बहुत गहरी आती। वो जब होती तो ठहरने का मन करता। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात यही लगती थी कि उसने कभी मुझसे कोई पर्सनल सवाल नहीं किया। फिर एक दिन उसने जाने से पहले मेरे माथे पर प्यार रखते हुए कहा, मैं अब नहीं आऊँगी। मैं उसे चिल्ला कर पूछना चाहता था कि क्यों, लेकिन मैंने पूछा नहीं और उसने बताया भी नहीं। मुझे उसकी आदत हो गई थी। उसके जाने के बाद मैंने कई बार उसे फ़ोन किया, लेकिन कभी उसका फ़ोन नहीं उठा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो कभी नहीं आएगी, तब मैंने अपने आप को समझाया कि फ़ालतू में अब किसी को भी इतनी जगह देना ही नहीं कि कोई परेशान कर पाए। कनिष्का के जाने के बाद एक खाली जगह हो गई थी। मुझे किसी की ज़रूरत है, ये बात कनिष्का से ही मुझे पता चली थी। मैं अपनी उम्र के आसपास वाली कई औरतों से मिला, लेकिन उनमें कोई बात नहीं थी। ज़िंदगी को लेकर इतनी निश्चिंतता से मुझे परेशानी होती है। मुझे उनके जवाब, सवाल, सोचने का नज़रिया सब कुछ पता था। मैं जितना और लोगों से मिलता उतना ही कनिष्का को मिस करता। नहीं, प्यार नहीं था। मेरे जैसे लोगों को प्यार नहीं होता, बस हमें प्यार के ख्याल का इंतज़ार होता है। मैंने एक डेटिंग ऐप पर अपना प्रोफाइल डाला। ऐप पर लॉगिन करते ही मुझे लग गया कि ये मेरी दुनिया नहीं है कि तभी सुप्रिया का मैसेज आया। उसकी उम्र कुल 28 होगी। उसने पहला मैसेज यही भेजा, आई एम लुकिंग फॉर अ शुगर डैडी, वुड यू बी इंटरेस्टेड। मैंने शुगर डैडी को गूगल किया तो सबसे पहले जो सर्च रिजल्ट मेरे हाथ लगा वो ये था, अ रिच ओल्डर मैन हु लेविशेस गिफ्ट्स ऑन ए यंग वुमन इन रिटर्न फॉर हर कंपनी और सेक्सुअल फेवर्स। मुझे सुप्रिया का पहली ही बार में इतना डायरेक्ट होना अच्छा भी लगा और फिर ये भी लगा कि कहीं मैं परवर्ट तो नहीं होता जा रहा। मैंने सुप्रिया से पहले बाहर मिलना ठीक समझा। हम एक 5 स्टार होटल में मिले। उसने आने के बाद सबसे पहला सवाल यही पूछा, आप पहले कभी शुगर डैडी रहे हैं? कनिष्का ने कभी एक भी सवाल नहीं पूछा था। वहीं सुप्रिया ने पहला सवाल ही पर्सनल पूछा। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, नहीं, पहली बार है। इसके बाद उसने पहली बार की वजह नहीं पूछी। अगर उसने पूछी होती तो शायद हमारी बातचीत कभी आगे बढ़ी ही नहीं होती। उस रात हम उसी होटल में रुके। मैंने उससे पूछा कि क्या उसको पैसे की ज़रूरत है इसलिए उसको ये सब करना पड़ रहा है। उसने जो जवाब दिया, मुझे वैसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, मेरी उम्र के लोग मुझे समझ नहीं आते और मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। मुझे मज़ा आता है बड़े होटलों में रुकने, महंगे गिफ्ट्स लेना। अगले दिन मैंने उसे एक ज्वेलरी दिखाई। वो ऐसे खुश थी जैसे किसी बच्चे को खिलौना मिल गया हो। उसने खुशी में ज्वेलरी शॉप में सबके सामने ही मेरे होठों पर प्यार रख दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अच्छा भी बहुत लगा। इतना बेफिक्र मैं आखिरी बार कब था मुझे याद ही नहीं।
अगले 3 महीनों में मैंने उसको लाखों रुपए के गिफ्ट दिए होंगे। हम एक बार बाहर घूमने भी गए। सुप्रिया से एक बार मेरी दिलाई हुई ज्वेलरी खो गई तो वो बहुत देर तक रोती रही। यकीन मानिए, मुझे पहली बार सुप्रिया पर तब शक हुआ ही कि कहीं वो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। लेकिन इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बेवकूफ़ बनना अफोर्ड कर सकता था। ऐसे ही जब मैं अपनी बेटी के साथ एक संडे लंच कर रहा था तो मैंने सुप्रिया को किसी मेरे जैसे ही आदमी के साथ देखा। मेरा मूड ऑफ हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था, जबकि कमिटमेंट का ना उसका कोई वादा था ना मेरी कोई उम्मीद। अगली बार जैसे ही सुप्रिया मिलने आई मैंने घुमा फिरा कर उससे उस दिन की बात पूछ ली। काश कि उस दिन उसने सच बोल दिया होता। उसने सच नहीं बोला और मैंने अपने दिमाग में वो रिश्ता वहीं ख़त्म कर दिया। वो रोने लगी। मैंने उसको कोई वजह नहीं बताई। उसके जाने से पहले मैंने उससे बस यही पूछा कि तुम्हारा असली नाम सुप्रिया है भी या नहीं। वो मेरे इस सवाल से और भी ज़्यादा रोने लगी। वो अपना असली नाम बताने ही वाली थी कि मैंने उसे रोक दिया और घर से निकल जाने को कहा। मैं कभी कभी सोचता हूँ तो समझ नहीं आता कि मेरे इतना गुस्सा होने की वजह क्या थी, जबकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। खैर, आपसे इतना कुछ बताने की असली वजह है अपर्णा। अपर्णा मुझे अपनी ही हाउसिंग सोसाइटी में मिली थी। मेरे जैसे आदमी अगर चाहता तो किसी भी टीवी की हीरोइन या मॉडल की लाइन लग जाती। उसको अपर्णा से प्यार क्यों हुआ होगा, इसकी कोई एक ठीक वजह पर हाथ नहीं रखा जा सकता। अपर्णा न रोती थी, न सवाल पूछती थी, ना ही उसके पास पैसे की कोई कमी थी। वो मेरे काम की फ़ैन थी। अपर्णा से पहले की 2 लड़कियों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। मैंने अपने आप को ये बात समझा ली थी कि मुझे इन रिश्तों से सिवाय एस्केप के कुछ नहीं चाहिए था, और यही मुझसे गड़बड़ हो गई। अपर्णा ऐसी लड़की थी जिससे बस प्यार किया जा सकता था। वो घंटों चुप बैठ सकती थी। मेरी माँ के अलावा वो पहली लड़की थी जिसने मुझे रोते हुए देखा था। मैं उसके हाथ को छूता तो ऐसा लगता जैसे मेरा कुछ अधूरा हिस्सा पूरा हो गया। जब वो मेरे माथे पर प्यार रखती तो ऐसा लगता जैसे दुनिया में कुछ गलत है ही नहीं। उसको मेरे पेपर बाल इतने पसंद थे कि उसने अपने बाल भी वैसे ही करा लिए थे। अपर्णा मुझसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था। आप शायद ये सोचें कि मुझे अपनी इमेज की चिंता थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी उम्र में 25 साल का फ़र्क था। एक न एक दिन ऐसा आता कि मैं नहीं रहता। मैं उसको ये दुख और दुविधा नहीं देना चाहता था। प्यार को अगर समय की स्केल पर रखकर बांट दें तो मिलने से पहले और बाद का स्केल मैटर नहीं करता। मेरे बाद भी कोई मेरे प्यार में रहे। मैं इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं देना चाहता। मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी मुझसे नफ़रत नहीं करती। मैं अपनी बीवी का सबसे अच्छा तो नहीं, लेकिन दोस्त हूँ। ये बहुत बड़ी कमाई है। मैं प्यार के बदले इतना महंगा सौदा नहीं करना चाहता। मैंने अपर्णा को अपनी ज़िंदगी से जाने दिया। वो हमेशा बोलती रही कि उसे अब सच्चा प्यार नहीं होगा। मुझे उसकी इस नासमझी पर हंसी आई। पहले से तय कर लेना कि अब सच्चा प्यार नहीं होगा, इस जीवन की असीम संभावनाओं का अपमान है। आपको कुछ और कहना है? मेरे सामने बैठी एक 23 साल की फीमेल रिपोर्टर ने अपना रिकॉर्डर बंद करते हुए कहा। मैंने बहुत देर तक अपने पेन को हाथ में घुमाकर सोचते हुए कहा, ज़्यादा तो नहीं हो गया? रियल तो लग रहा है ना? रिपोर्टर ने कुछ देर सोचा और कहा, सच में बस 3 ही थी? मैं चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा सच बोलने का मन किया। नहीं। फिर कितनी थी? आपकी रिपोर्ट पर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने सामने ग्लास में रखा पूरा पानी एक बार में पी लिया। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी। अपनी सीट से उठकर मैं सामान समेटने लगा। रिपोर्टर अब भी बैठी थी। मैं चलने ही वाला था कि उसने पूछा, तीनों में से किसी से बात नहीं होती? आप शाम को क्या कर रही हैं? घर पर ड्रिंक्स पर मिले? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कुछ देर सोचा और बोली, एड्रेस प्लीज़। झूठी कहानियों से सच्ची कहानियों का रास्ता खुलता है। मैं अकेला था, सच था। मेरे बीवी बच्चे मुझे छोड़ चुके थे, सच था। कुछ लड़कियां मेरे ज़िंदगी में आई थीं, सच था। लेकिन वो 3 ही थीं, ये सच नहीं था। मेरे सामने एक लंबी शाम थी। मुझे मालूम था कि उस यंग रिपोर्टर को नए एडवेंचर पसंद थे। वो अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ शाम बिताने को तैयार थी। गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले।
अली सरदार जाफ़री की ये लाइनें मेरी ज़िंदगी का ऐसा सच थी जिनको पुराने कैसेट की तरह बार बार चलाना मुझे सुकून देता था। ज़िंदगी छोटे मोटे फुटकर भर सुकून की तलाश ही तो है। ये कहानी बस इतनी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।